नमस्कार, भारत एट 7 में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। बताएंगे आपको राज्य भर से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरें। शुरुआत करेंगे सुर्खियों के साथ। ग्रेटर नोएडा में सेमिकॉन इंडिया 2024 सम्मेलन का शुभारंभ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सम्मेलन को किया संबोधित। कहा, ये भारत में रहने का सही समय है। मेरा सपना है कि दुनिया के हर डिवाइस में हो भारत की चिप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों के बीच ग्रीन हाइड्रोजन को बताया बेहतर विकल्प। ग्रीन हाइड्रोजन के दूसरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में दोहराई पृथ्वी को स्वच्छ और हरित गृह बनाने की प्रतिबद्धता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 15 विशिष्ट नर्स और मिडवाइव्स को प्रदान किए राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार। कहा, राष्ट्र के स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती को बढ़ाने में नर्स और मिडवाइव्स की है महत्वपूर्ण भूमिका। राहुल गांधी के देश और आरक्षण विरोधी बयान पर भाजपा का तीखा हमला। कहा, राहुल गांधी हर उस ताकत के साथ जो भारत को कमजोर देखना चाहती है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, कांग्रेस का आरक्षण विरोधी चेहरा हुआ बेनकाब। शिमला में मस्जिद विवाद में उग्र हुआ विरोध प्रदर्शन। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर किया लाठीचार्ज, कई हुए घायल। भाजपा ने मामले को न संभाल पाने पर कांग्रेस को घेरा। प्रदेश सरकार के मंत्री विक्रमादित्य ने कहा, निर्माण अवैध हुआ तो गिराएंगे। हरियाणा चुनाव के लिए सभी दलों के उम्मीदवारों का नामांकन जारी। अनिल विज समेत भाजपा के 25 नेताओं ने भरा आज नामांकन। कांग्रेस की तरफ से भूपिंदर सिंह हुड्डा और विनेश फोगाट ने भरा नामांकन। और एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी में भारत की जीत का सिलसिला जारी। मलेशिया पर दर्ज की 8-1 की बड़ी जीत। राजकुमार पाल ने लगाई हैट्रिक। और सबसे पहले बात करेंगे हिमाचल प्रदेश राज्य की शिमला मस्जिद में अवैध निर्माण पर जो प्रदर्शन उग्र हुआ है उसकी। राजधानी शिमला के संजौली स्थित मस्जिद में अवैध निर्माण के विरोध में बुधवार को विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच हुए लाठीचार्ज में पुलिस के 5 जवानों समेत कुल 10 लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। वहीं प्रदर्शनकारियों की मांग है कि अवैध मस्जिद को जल्द से जल्द तोड़ा जाए। शिमला के संजौली में कथित विवादित मस्जिद विवाद आज तूल पकड़ता नजर आया है। यहां पर भारी संख्या में जो प्रदर्शनकारी है संजौली की इस चौक पर इकट्ठा हुए और प्रोटेस्ट उन्होंने किया है। पुलिस को उन्हें रोकने में कड़ी मशक्कत का सामना करना पड़ा है। हिंसक भी ये प्रदर्शन होता नजर आया, जिसमें प्रदर्शनकारी की तरफ से पथराव किया गया और पुलिस की तरफ से लाठीचार्ज करके उन्हें रोकने की कोशिश की गई है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के संजौली में मस्जिद को लेकर चल रहा विरोध प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहा है। संजौली में बुधवार को विरोध प्रदर्शन के लिए बड़ी तादाद में लोग जमा हुए। इस मौके पर भारी पुलिस बल तैनात था। वहीं मस्जिद की तरफ बढ़ने की कोशिश में प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की बैरिकेडिंग को तोड़ दिया। बैरिकेड तोड़ने के बाद आगे बढ़ रही भीड़ पर पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया। इसके अलावा वाटर कैनन से प्रदर्शनकारियों को हटाने का प्रयास भी किया गया। इस बीच पुलिस कर्मियों के साथ धक्का मुक्की में कई प्रदर्शनकारी घायल भी हुए। प्रदर्शन कर रहे लोगों में प्रशासन के खिलाफ गुस्सा और बढ़ गया है। उनका कहना है कि सरकार उनके नैतिक अधिकार छीन रही है। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि अवैध मस्जिद को तोड़ा जाए। हमारा जो यह आंदोलन है, ये यहाँ पर गैर कानूनी तौर पर जो बाहर से लोग आ रहे हैं, बस रहे हैं, उनके खिलाफ, और संजौली में जो एक मस्जिद का निर्माण किया जो पूरी तरह से अनऑथोराइज्ड है, उसको तोड़ने की मांग को लेकर ये प्रोटेस्ट किया जा रहा था। अगर आज हमने आवाज नहीं दी तो आने वाला जो हमारा पीढ़ी है वो असुरक्षित है। तो आज हमने आवाज दे रहे हैं, हम एक हैं। इस बीच शिमला में अवैध मस्जिद को लेकर भाजपा की तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है। हमीरपुर से भाजपा सांसद
और पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने इस मामले की गहराई से जांच करने की मांग की है। वहीं भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि कांग्रेस के राज में हिमाचल जैसी शांत जगह में भी बवाल हो रहे हैं। ये स्थानीय लोगों में जो रोष है उसके बहुत गंभीर कारण हैं और ऐसी अनेकों घटनाएं पिछले कुछ वर्षों में देखने को मिली हैं और मुझे लगता है इसकी गहराई में इसलिए जाना जरूरी है कि भविष्य में इस तरह के प्रयास आगे ना किए जाएं। राहुल गांधी जी का थोथा वाक्य, डरो मत। हिमाचल की सरकार कितना डर रही है, अवैध निर्माण पे उंगली उठाने की हिम्मत नहीं कर रही है। डरो मत। और कैसा वातावरण शिमला की उन शानदार वादियों में बना दिया जहां सैलानी सुकून से घूमते थे, आज वहां लाठीचार्ज आग बरस रही है। इस बीच संजौली में उग्र प्रदर्शन और लाठीचार्ज मामले के बाद हिमाचल के सभी पुलिस अधीक्षक को अलर्ट रहने के निर्देश जारी किए गए हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने डीजीपी को तलब किया है। उधर हिमाचल प्रदेश की सरकार में मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि संजौली मस्जिद का मामला अभी अदालत में है। उन्होंने कहा कि अगर वो मस्जिद अवैध पाई जाती है तो कानूनी प्रक्रिया के हिसाब से उसे ध्वस्त किया जाएगा। क्योंकि वो मैटर सब जुडिस है, म्यूनसिपल कमिश्नर के कोर्ट में है, वहाँ पे उसकी हियरिंग होगी तो उसके बाद निर्णय सरकार लेगी। और हमने बिल्कुल साफ तरीके से कहा है कि अगर वो अवैध पाई जाती है तो निश्चित तौर से 100% उसके ऊपर कार्रवाई होगी। गौरतलब है कि शिमला के संजौली में मस्जिद निर्माण को लेकर काफी बवाल मचा हुआ है। कुछ दिनों पहले शिमला के मल्याणा में दो गुटों के बीच आपसी झगड़ा हुआ था, जिसमें कुछ समुदाय विशेष के लोगों ने एक युवक को लहूलुहान कर दिया था, जिसके बाद मामले ने तूल पकड़ा और लोगों का गुस्सा बीते दिनों शिमला के संजौली में बनी मस्जिद के बाहर फूटा। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने मस्जिद के अवैध निर्माण को गिराने की मांग की थी। हालांकि शिमला कमिश्नर कोर्ट ने बीते शनिवार को मामले की सुनवाई की और अगली सुनवाई की तारीख 5 अक्टूबर रखी है। वहीं प्रदर्शनकारियों का कहना है कि तारीख पे तारीख देने से काम नहीं चलेगा, अब उन्हें निर्णायक लड़ाई लड़नी पड़ेगी। 5 अक्टूबर को ये जवाब जेई की तरफ से कोर्ट में पेश होना है, लेकिन उससे पहले जो प्रोटेस्टर्स हैं लगातार इस मामले में कार्रवाई की मांग कर रहे हैं और उसी कार्रवाई को लेकर ये प्रोटेस्ट आज संजौली के दोनों तरफ, जो मेन मस्जिद है उसके दोनों तरफ होता नजर आया है, जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल भी हुए हैं। शिमला से कैमरा पर्सन ऋषिपाल के साथ धर्म प्रकाश, डीडी न्यूज। और हिमाचल प्रदेश के बाद अब रुख करेंगे उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश के 513 मदरसों से जुड़ी हुई ये खबर है, उनकी मान्यता से जुड़ी हुई खबर है। आपको बता दें कि मदरसा शिक्षा परिषद से प्रदेश के 513 मदरसों की मान्यता खत्म होगी। मदरसा बोर्ड के कार्यकाल की अंतिम बैठक में मंगलवार को मान्यता समाप्त किए जाने के प्रस्ताव पर अपनी मोहर लगा दी गई। इनमें से अधिकांश मदरसों ने खुद ही मान्यता समाप्त करने के लिए बोर्ड में अर्जी दी थी। उत्तर प्रदेश में अब 513 मान्यता प्राप्त मदरसे बंद होंगे। कल मदरसा बोर्ड की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। सरकार के द्वारा जांच का ही नतीजा है कि तमाम सारे मदरसा संचालकों ने अब मदरसा चलाने में असमर्थता व्यक्त की है। उत्तर प्रदेश में मदरसा शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त 513 मदरसों पर ताला लगाया जाएगा। प्रदेश सरकार द्वारा मान्यता के बिना मदरसों में होने वाले फर्जीवाड़े को लेकर की गई सख्ती के बाद इन मान्यता प्राप्त मदरसों के संचालकों ने हाथ खड़े कर दिए हैं। संचालकों ने मदरसा शिक्षा परिषद को अपनी मान्यता समर्पण करने का प्रस्ताव भेजा है। उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद की बैठक में संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। अब मान्यता समर्पण करने के कारणों का पता लगाने और प्रक्रिया पूरी करने के लिए मदरसा शिक्षा परिषद के रजिस्ट्रार को अधिकृत किया गया है। इस बीच मदरसा शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर इफ्तिकार अहमद जावेद ने बताया कि कई मदरसे खुद मान्यता सरेंडर करना चाहते हैं। इसके पीछे एक वजह यह हो सकती है कि वे मदरसा बोर्ड की मान्यता सरेंडर कर किसी अन्य बोर्ड से मान्यता लेना चाहते हों। वहीं कई मदरसों में छात्रों की संख्या भी घट रही है। बैठक में आया कि बहुत सारे मदरसे ऐसे हैं जो कि मान्यता अपना प्रत्याहरण करना चाहते हैं, उनको वापस करना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से उस पर बात की जाएगी कि क्या वजह है। उनको बुलाया जाएगा, उनको नोटिसें दी जाएगी, उनकी सुनवाई की जाएगी और उसके बाद तब फैसला लिया जाएगा कि क्या वजह है कि ये
मदरसे जो है मान्यता अपना छोड़ना चाहते हैं। कोई दबाव तो नहीं है, कोई गलत तो एप्लीकेशन नहीं आई हैं। मदरसा बोर्ड के रजिस्ट्रार के मुताबिक झांसी के 242 और मऊ के 10 मदरसों ने खुद ही मान्यता समाप्त करने के लिए बोर्ड को पत्र भेजा था, जबकि अंबेडकर नगर के जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ने 234 मदरसों की मान्यता समाप्त करने की सिफारिश की थी। इनमें अधिकांश मदरसों ने यूडाइस कोड के जरिए विद्यार्थियों के दस्तावेज वेबसाइट पर अपलोड नहीं किए थे। वहीं मदरसा संचालकों का कहना है कि पहले अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के स्तर से ही मदरसों की मान्यता और उसका इनोवेशन हो जाता था, लेकिन अब यह अधिकार रजिस्ट्रार को दे दिया गया है, जिसके बाद मदरसों को एक निश्चित अवधि में अपनी मान्यता का इनोवेशन करना एक मुश्किल प्रक्रिया हो गई है। बता दें कि यूपी में मदरसा शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त 16,513 मदरसों का संचालन हो रहा है। इनमें से 8,449 मदरसे बिना मान्यता के चल रहे थे, जिन्हें जांच के बाद बंद कर दिया गया था और यहां के बच्चों को बेसिक शिक्षा स्कूलों में प्रवेश के लिए आदेश दे दिए गए थे। यही नहीं, 2021 में मदरसों को केंद्र सरकार की ओर से मिलने वाला बजट भी बंद हो गया, जिससे मदरसों के सामने वित्तीय संकट भी खड़ा हो गया। प्रदेश सरकार ने कागज पर अधिक बच्चे दिखाकर छात्रवृत्ति की मांग करने वाले कई मदरसों पर जांच की थी, जिसमें काफी फर्जीवाड़ा पाया गया था। ऐसे में जर्जर हो चुके इन मदरसों ने अपनी मान्यता समर्पण करने का प्रस्ताव मदरसा परिषद को दिया है। प्रदेश में तमाम सारे ऐसे मदरसे थे जो बच्चों की अधिक संख्या बताकर अनुदान की राशि लेते थे। सरकार ने सख्ती दिखाई और उसी का नतीजा है कि अब 513 ऐसे मदरसा संचालक हैं जिन्होंने इसे चलाने में असमर्थता व्यक्त की है। कैमरामैन दिनेश प्रताप सिंह के साथ विकास सिंह, डीडी न्यूज, लखनऊ। और यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे मध्य प्रदेश के किसानों को मिली सौगात से जुड़ी हुई खबर। तड़के वाली, भोली भाली, मेहनत वाली, असली तड़के वाली, ये तो बड़ी समझदार, बड़ी होशियार, MDH के सही टेस्ट का असली टेस्ट, MDH जिंजर गार्लिक पेस्ट। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसीलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। अरे ऋषि, आज स्कूल नहीं गए? 3 महीने से फीस नहीं भर पाई तो निकाल दिया स्कूल ने। कहीं आपके बाद आपके बच्चों के सपने न टूट जाएं। आज ही लीजिए पॉलिसी बाजार पे 2 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस, सिर्फ 690 रुपए महीने से शुरू। हाथ धो कर आते हैं। साबुन की जगह हैंड वॉश? मोहन का प्रमोशन हो गया क्या? सैवलॉन हैंड वॉश तो हमारा रोज का है। सिर्फ 10 रुपए में 200 ml हैंड वॉश बनाओ। सैवलॉन पाउडर टू जेल हैंड वॉश, जर्म से बचाए, शान बढ़ाए। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। और आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश की। केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश के किसानों से सोयाबीन की फसल न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदने को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ये जानकारी दी। इसके अलावा मध्य प्रदेश कैबिनेट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक विशेष स्वच्छता अभियान चलाने का आह्वान किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर मध्य प्रदेश में 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा। इसकी थीम स्वभाव स्वच्छता, संस्कार स्वच्छता रखी जाएगी। इस बात पर फैसला मोहन यादव की कैबिनेट में मंगलवार को हुआ है। मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव की कैबिनेट ने तय किया था कि सोयाबीन का उचित दाम किसानों को मिले। इसको लेकर केंद्र से MSP रेट बढ़ाने का आग्रह राज्य सरकार करेगी। राज्य सरकार ने मंगलवार की रात को केंद्र सरकार को पत्र भी लिखा था। इस पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के किसानों की सोयाबीन की फसल को MSP पर खरीद की अनुमति दे दी है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि किसानों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, सोयाबीन को MSP पर खरीदा जाएगा, उन्हें उनकी मेहनत का वाजिब दाम मिलेगा। मध्य प्रदेश सरकार का प्रस्ताव आया है MSP पर सोयाबीन की खरीदी का। उस प्रस्ताव को हमने स्वीकृति दे दी है। मध्य प्रदेश के किसान भी चिंता न करें। सोयाबीन MSP की जो दरें हैं, जो MSP है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, उस पर खरीदा जाएगा। किसान के पसीने की पूरी कीमत दी जाएगी।
मुख्यमंत्री ने किसानों के हित में लिए गए इस निर्णय के लिए केंद्रीय कृषि मंत्री का प्रदेश के अन्नदाताओं की तरफ से आभार व्यक्त करते हुए कहा कि समर्थन मूल्य में वृद्धि से किसानों की दशा और दिशा में परिवर्तन आएगा। सोयाबीन की फसल के लिए जो सरकार का समर्थन मूल्य है उस पर किसानों को लाभ मिलेगा 4,892 रुपये में। तो ये उनकी स्वीकृति मिली, कृषि मंत्री जी ने भी इस पर सहमति दी और कुल मिलाकर के किसानों की बेहतरी के लिए जो बेहतर हो सकता है वो लगातार हमारी सरकार काम कर रही है। मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में यह भी फैसला लिया गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के मौके पर 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा, जिसकी थीम व्यवहार स्वच्छता संस्कार स्वच्छता होगी। इस अभियान के तहत राज्य सरकार प्रदेश भर में विशेष अभियान चलाकर स्वच्छता का भाव जागृत करने की कोशिश करेगी। हमने कोशिश की है कि हम समाज के हर वर्ग को जोड़ें। उसके अंतर्गत युवाओं के लिए मैराथन होगी, मानव श्रृंखला होगी, महिलाओं की रंगोली प्रतियोगिता होगी, बच्चों की चित्रकला प्रतियोगिता होगी। डॉक्टर मोहन यादव की कैबिनेट ने बुंदेलखंड के लोगों के लिए भी बड़ा फैसला लिया है। मेडिकल कॉलेज सागर में पीजी और यूजी सीटों में बढ़ोतरी को मंजूरी प्रदान की गई है। इसके अलावा सागर में जिला चिकित्सालय को चिकित्सा महाविद्यालय में हस्तांतरित करने को भी मंजूरी दी गई है। इसके अलावा उज्जैन की शिप्रा नदी में पानी की मात्रा को पर्याप्त करने के लिए 614 करोड़ की सेवरखेड़ी सिलारखेड़ी परियोजना को मंजूरी दी गई। बोकरीखेड़ा जलाशय में योजना के तहत 2,940 हेक्टेयर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही निगम मंडल के अध्यक्ष का प्रभार या यूं कहे कि निगम मंडल के अध्यक्ष के पद का जिम्मा संबंधित मंत्री को ही दिए जाने का निर्णय भी मोहन यादव की कैबिनेट ने लिया है। कैमरामैन चंद्रमोहन के साथ आदित्य श्रीवास्तव, डीडी न्यूज, भोपाल। और मध्य प्रदेश के बाद रुख करेंगे छत्तीसगढ़ का। छत्तीसगढ़ राज्य को एक और वंदे भारत ट्रेन की सौगात मिलने जा रही है। छत्तीसगढ़ में वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के शुभारंभ का इंतजार कर रहे लोगों के लिए ये खुशखबरी है। छत्तीसगढ़ को दूसरी वंदे भारत ट्रेन की सौगात मिलने जा रही है। ये ट्रेन रायपुर से विशाखापट्टनम की 300 किलोमीटर की दूरी केवल 5 घंटे में पूरी करेगी। देखिए हमारे संवाददाता सोमेश पटेल की ये खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में भी दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस दुर्ग से विशाखापट्टनम के लिए दौड़ेगी। यह ट्रेन रायपुर से विशाखापट्टनम की 300 किलोमीटर की दूरी केवल 5 घंटे में पूरी करेगी। रेल मंत्रालय की तरफ से छत्तीसगढ़ को जल्द ही एक बड़ी सौगात मिलने जा रही है। दरअसल मध्य प्रदेश में दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस दुर्ग से विशाखापट्टनम के लिए जल्द ही दौड़ती हुई नजर आएगी। बता दें कि रायपुर से विशाखापट्टनम की दूरी 300 किलोमीटर है। इस ट्रेन के चलने से 300 किलोमीटर की दूरी महज 5 घंटे में पूरी हो जाएगी। वहीं एक वंदे भारत एक्सप्रेस प्रदेश में पहले से ही चल रही है। ये दिसंबर 2022 से बिलासपुर से नागपुर के बीच शनिवार को छोड़कर सप्ताह में 6 दिन चल रही है। इस बीच राज्य में वंदे भारत एक्सप्रेस की तैयारी रेलवे विभाग ने शुरू कर दी है। वंदे भारत ट्रेन जो कि दुर्ग से विशाखापट्टनम के बीच में प्रस्तावित है, इसका इनॉग्रल रन जो है वो रायपुर से विशाखापट्टनम के बीच होगा। इसको प्रधानमंत्री जी रिमोट लोकेशन से इनॉग्रेट करेंगे। चूँकि एक बड़ा समय की बचत होगी लोगों की, तो लोगों के लिए इन दोनों सिटीज़ के बीच में दुर्ग, रायपुर और विशाखापट्टनम के बीच में ट्रैवल करना काफ़ी आसान हो जाएगा, बड़ा आरामदायक रहेगा। दुर्ग से शुरू होने वाली ये नई वंदे भारत ट्रेन रायपुर, लखोली, महासमुंद, खरियार रोड, काटा भांजी, टिटलागढ़, सिंगापुर रोड, रायगढ़, पार्वतीपुरम और विजयनगरम रेलवे स्टेशनों पर रुकती हुई विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन पर पहुंचेगी। वहीं इस ट्रेन में 16 कोच होंगे। दुर्ग से विशाखापट्टनम के बीच में चलने वाली वंदे भारत के बीच की जो ट्रेन है, इसका कंपोजिशन 16 कार का होगा, जिसमें 2 एग्जीक्यूटिव और बाकी चेयर कार होंगे। इस ट्रेन में जो खास बात है वो ये है कि ये की स्पीड करीब 71.37 किलोमीटर पर आवर के आसपास होने वाली है। ये लगभग 20 किलोमीटर प्रति घंटे की अतिरिक्त स्पीड से चलेगी। इस नई वंदे भारत ट्रेन की साफ सफाई और रखरखाव दुर्ग रेलवे स्टेशन के कोचिंग यार्ड में होगा। यहां पर वंदे भारत ट्रेन की रैक के अनुरूप एक पिट लाइन में आवश्यक फेरबदल कर व्यवस्था बना ली गई है। वहीं इस ट्रेन के लिए चिन्हित पायलट और असिस्टेंट पायलट की ट्रेनिंग पहले ही पूरी हो चुकी है।
दुर्ग से चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस का स्टॉपेज करीबन 8 स्टेशनों में होगा। वंदे भारत ट्रेन छत्तीसगढ़ के रायपुर, महासमुंद, उड़ीसा के खरियार रोड, टिटलियागढ़, रायगढ़ और आंध्र प्रदेश के विजयनगर में स्टॉपेज होगा। सोमेश पटेल, डीडी न्यूज, छत्तीसगढ़। यहाँ रुक रहे हैं एक और ब्रेक के लिए, देखते रहिए डीडी न्यूज। बढ़िया है, प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। बेटियां घर की रौनक हैं, बेटियां घर संवारती हैं, बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं, बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। वो मिस्टर विकास की फाइल आप पॉलिसी बाजार। मैम, आपका हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम अप्रूव हो गया है, अब आप सर को घर ले जा सकती हैं। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। शादी का किचन महके जहाँ, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहाँ। गोल्डी लाई है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं भारत एट 7। ढांचागत संरचना के विकास के दावों के इतर आज भी झारखंड के कई इलाके मूलभूत सुविधाओं से महरूम हैं और विकास के इंतजार में हैं। गिरिडीह जिले के उग्रवाद प्रभावित धावाटाड़ और आसपास के ग्रामीण जर्जर सड़क से परेशान हैं। विरोध स्वरूप उन्होंने सड़क पर ही धान रोपनी पर आक्रोश जताया। देश में जहां बुनियादी ढांचागत संरचना का तेज गति से विकास हो रहा है, वहीं झारखंड में स्थानीय कारकों की वजह से इसकी रफ्तार थम सी गई है। गिरिडीह के ग्रामीण दशकों से एक अदद अच्छी सड़क के लिए तरस रहे हैं, जबकि देश में सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। ये तस्वीर मॉनसून के मौसम में किसी खेत खलिहान की नहीं है, बल्कि गिरिडीह जिले के उग्रवाद प्रभावित धावाटाड़ की है, जहां जर्जर सड़क से परेशान ग्रामीण सड़क के बीचों बीच धान रोपनी कर जिम्मेदारों तक अपनी नाराजगी जता रहे हैं। ग्रामीणों ने अपनी परेशानियों को बताते हुए कहा कि गांव में कोई बीमार हो जाए तो उसे डॉक्टर तक पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस नहीं बल्कि खटिया ही सहारा है, क्योंकि यहाँ सड़क कम, गड्ढे ज्यादा हैं। मरीज को लेके जाना हम लोग को दुर्लभ होता है, खाटी से टांग के लेकर जाना पड़ता है। यहाँ देखिए सामने पुल है, उस पुल में हम लोग को पगडंडी बना के, बांस का पगडंडी बना के उससे पार होते हैं, हम लोग पास होते हैं। इतना दिक्कत है कि आदमी आना जाना, पैदल जाना आने में हम लोग को एकदम बहुत दिक्कत है। सब्जी उब्जी लेके जाइए, रोडवा में गिर जाइए, चल ना पा रही है, ठीक रहिए तो हमने चोटो घट लग जाए, सब्जियों बर्बाद हो जाए, हमने के रोड बने के चाहिए। स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़क निर्माण को लेकर उन्होंने अनेकों बार गुहार लगाई, लेकिन बात नहीं बनी। अब वो अपनी मांग को लेकर और ज्यादा गंभीर है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि सड़क नहीं तो वोट नहीं। सांसद जी को भी बोला गया इस रोड के बारे में, विधायक जी को भी बोला गया, बोला हाँ बन जाएगा बन जाएगा। पुलिया भी टूट गया था एक बार, बांस से लोग आना जाना करते थे, और अभी भी इस रोड का समस्या देखिए कि एकदम पूरा गड्ढा गड्ढा है। लोग सब्जी उब्जी लेके जाते हैं, कहीं गिर उड़ जाते हैं, सब्जी भी नुकसान होता है। ग्रामीणों के इस विरोध को स्थानीय भाजपा नेता का भी साथ मिला है। भाजपा नेता दीपक श्रीवास्तव ने बताया कि निर्माण के बाद सड़क की हालत जर्जर होती गई, लेकिन 14 वर्षों से इस सड़क के जीर्णोद्धार पर कोई काम नहीं हुआ। इस रोड को मरम्मती करवाई। आज किन्हीं को डिलीवरी का जरूरत होता है, किन्हीं को हॉस्पिटल जाने का जरूरत होता है, तो लोग खटिया से टांग कर 2-3 किलोमीटर पार करते हैं उस पुल के आगे, तो जाके वो एम्बुलेंस में जाते हैं। आज सोच सकते हैं कि भारत की आत्मा गांव में बसती है, लेकिन यह कौन सा आत्मा गांव में बसती है भाई, जब लोगों को मूलभूत सुविधाओं के लिए आज जूझना पड़ रहा है। उन्होंने विकास के मुद्दे पर स्थानीय डुमरी विधायक और राज्य सरकार में मंत्री बेबी देवी को भी आड़े हाथों लिया तथा उन पर क्षेत्र की उपेक्षा का आरोप लगाया। लोग बांस के टटरी में जाने के लिए मजबूर है, लेकिन यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं वो अभी तक कान में तेल देके सोए हुए हैं। यहाँ के जो स्थानीय जो जनप्रतिनिधि हैं, जो सरकार में मंत्री है, उनका अब ध्यान ही नहीं है, कहते हैं डुमरी में विकास की गंगा बही है। ग्रामीण भारत सशक्त भारत का आधार है। ऐसे में ग्रामीण इलाकों में बुनियादी सुविधाओं का विस्तार समय की भी मांग है।
लेकिन झारखंड में ऐसा होता नजर नहीं आ रहा, जो कहीं ना कहीं इस राज्य के बदहाली का भी एक कारण दिखता है। सड़क निर्माण की मांग पर जोर डालने के लिए ग्रामीणों का तरीका जरूर अनूठा रहा, लेकिन उनकी मांग जायज है। उम्मीद की जानी चाहिए कि जिम्मेदार इस ओर ध्यान देंगे और जर्जर सड़क को दुरुस्त कर लोगों के आवागमन को सुगम बनाने की पहल करेंगे। डीडी न्यूज के लिए गिरिडीह से रमेश प्रभाकर और विकास के साथ मैं दिवाकर कुमार। इसी के साथ भारत एट 7 में अभी के लिए इतना ही। इसके बाद ठीक 7:30 बजे देखिए डीडी न्यूज की खास पेशकश पूरा सच हमारे सहयोगी प्रखर श्रीवास्तव के साथ, क्योंकि ये भरोसा है सच का।